प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो भारत का मानचित्र देख रहे हैं, वो भारत का जो मानचित्र है वो चीनी उद्योग के केंद्रों को प्रदर्शित कर रहा है कि भारत में कौन कौन से राज्यों में, किन शहरों में या किन जगहों पर और चीनी उद्योग के मुख्य केंद्र हैं, शुगर मिल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उन चीनी मिलों के विषय में पढ़ेंगे, साथ में ये समझेंगे कि आखिर वो चीनी मिल उन्हीं जगहों पर क्यों स्थापित की गई हैं, तो उनका ही वहाँ केंद्रण क्यों है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत में गन्ने का एक मूल उत्पादक देश है और गन्ने से ज़्यादातर चीनी, गुड़ अथवा खांडसारी उद्योग में काम आता है। और शुरुआत में ये कुटीर उद्योग के रूप में चलता था, कुटीर उद्योग के रूप में, कि गाँव में जो लोग गन्ना बोते थे वो ही उनके आसपास, उनके क्षेत्रों के आसपास ही और गुड़ बनाने के छोटे छोटे और मशीनें होती थीं, कारखाने होते थे, और गन्ने को की पेराई करके और उस रस को विभिन्न विधियों से सुखा करके और गुड़ बनाया जाता था। लेकिन आज इस गन्ने का और गन्ने के रस का जो प्रोडक्शन है वो दूसरे निर्मित क्षेत्रों में हो गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है चीनी। चीनी एक मीठे पदार्थ के रूप में और दुनिया भर में पसंद किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। और चीनी जो मिलें हैं या चीनी जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात और द्वितीय स्थान पर आता है, यानी कि एक बड़ा ही विस्तार लिए इंडस्ट्री है ये। और इससे केवल गुड़ खंड ही नहीं बनता, बल्कि सीरा, अल्कोहल, कागज़, कृत्रिम रेयन, इथेनॉल आदि बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि जो गन्ने से जो चीनी बनाने का जो कार्य है वो प्राचीन समय से ही प्रचलित था। प्राचीन समय में भी लोग इसको जानते थे और इसके प्रमाण जो हमें मिले हैं वो वैदिक साहित्य में, चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें, और मैगस्थनीज की इंडिका में इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं कि भारत के लोग गन्ने से गुड़ और खांडसारी बनाने की कला में माहिर थे या कला को जानते थे। और सर्वप्रथम अंग्रेज़ी सरकार ने 1903 में चीनी की बड़ी मिल की स्थापना की थी। भारत में जो बड़ी मिल की स्थापना हुई चीनी की, और 1903 में चीनी मिल प्रथम बनी थी और जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और 1932 में ये 35 हो गई। और इसके बाद सरकार ने चीनी उद्योग का विकास किया और संरक्षण प्रदान किया। चीनी का उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ा और 1931 में जो चीनी का उत्पादन था वो लगभग 1.5 लाख टन था, और 1933 में यानी कि 2 वर्ष पश्चात ही और चीनी का उत्पादन हो गया लगभग 9.5 लाख टन। इस प्रकार चीनी का उत्पादन बढ़ता गया और हम ये देखते हैं कि 1951 में जो चीनी का उत्पादन था 1951 में, और ये बढ़ कर के लगभग 11 लाख टन हो गया। धीरे धीरे प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी होती गई और मिलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। आज भारत चीनी इंडस्ट्री के मामले में दुनिया में एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, न केवल गन्ना उत्पादन में बल्कि चीनी उत्पादन में भी। अब हम ये देखते हैं, जो मैंने जिस प्रश्न की चर्चा आपसे पहले की थी कि हम चीनी मिलों को एक विशिष्ट केंद्र है इसमें या ये क्षेत्र में ही देख रहे हैं, क्यों? आखिर ये वजह क्यों है कि ये 2 क्षेत्र ही चीनी के या चीनी के क्षेत्र माने जाते हैं या हम देख रहे हैं मानचित्र में? इसके पीछे कारण है कि चीनी का जो उत्पादन है
वो उसकी कच्चे माल के ऊपर निर्भर है, और कच्चा माल है गन्ना। गन्ना एक भारी पदार्थ या भारी प्रोडक्ट होता है, और जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो गन्ने से 10 से 12% जो रस है अथवा सुक्रोस है उसका इस्तेमाल होता है। शेष जो लगभग 88-90% जो उसकी बचा हुआ पदार्थ है उसको अनावश्यक रूप से भार के रूप में ढोना पड़ता है। इसलिए चीनी की जो मिल हैं वो ज़्यादातर कच्चे माल प्राप्ति वाले स्रोतों पर ही बनाए जाते हैं। यानी कि कच्चे माल के स्रोत कहाँ हैं? कच्चे माल के स्रोत गन्ना। इसका मतलब ये हुआ कि गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, उन्हीं क्षेत्रों में चीनी मिल की स्थापना प्राय की जाती है। क्योंकि यदि गन्ने का उत्पादन इस एक क्षेत्र में हो रहा है और तो गन्ने की चीनी की जो मिल है वो यहीं पर लगेगी, ताकि गन्ने का जो यहीं पर लाया जा सके। बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं उनमें गन्ने को काट करके रखा जा सकते हैं। यदि गन्ने को काट करके हम अनावश्यक रूप से और खाली मैदान में छोड़ देंगे तो गन्ना में धूप की वजह से और मौसमी दशाओं की वजह से और सूख के कारण रस की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए भंडार गृह भी होते हैं, बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं। दूसरा ये है कि यदि हम गन्ने के जो उत्पादन क्षेत्र है इससे हम ये दूर और यहाँ पर यदि कारखाना बनाएंगे या मिल बनाएंगे तो फिर इस माना कि इस दूरी को तय करने में और आपके 200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ी, तो 200 किलोमीटर की यात्रा तय करने से और परिवहन लागत बढ़ जाएगी। परिवहन लागत बढ़ जाने से और प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। साथ में इसमें से केवल 10% हिस्सा ही मुश्किल से और रस के रूप में प्राप्त होगा। शेष 90% का परिवहन तो आपने अनावश्यक रूप से किया। तो इस प्रकार ये देखा जाता है कि जो चीनी मिलें हैं वो ज़्यादातर गन्ने के खेतों के आसपास ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चीनी का जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर सीजनेबल है। एक सीजन विशेष में या मौसम विशेष में गन्ना काटा जाता है और उसी समय उसकी पेराई की जाती है। तो ऐसी स्थिति में और ये माना जाता है कि गन्ना उत्पादन जो क्षेत्र हैं मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में और चीनी मिलें की स्थापना की जाती है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो चीनी का उत्पादन है वो मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है। इस मानचित्र से आपको पता भी चल रहा है कि गन्ने का जो उत्पादन है वो जो जिन क्षेत्रों में हो रहा है उनमें मुख्यतः है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप इन क्षेत्रों को देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है, और मैं इसको यदि जूम करके बताऊं तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, बुलंदशहर आप इसमें देख रहे हैं कि सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बुलंदशहर, हरदोई, बरेली, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर। इधर फिर हम आ जाते हैं बिहार की तरफ तो मुजफ्फरपुर, पटना, गया। ये इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ तो पानीपत, रोहतक और फगवाड़ा, ये पंजाब की तरफ अमृतसर। ये जो चीनी मिलें का जो क्षेत्र है वो एक स्थान विशेष में है। तो ये ज़्यादातर जो स्थान है इसमें भी महत्वपूर्ण, अभी मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के बारे में चर्चा की थी। आप इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो स्थान विशेष हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। तो वर्तमान में लगभग 85 चीनी की मिलें हैं उत्तर प्रदेश में और लगभग 40 लाख टन और इसमें पैदावार होती है। 40 लाख टन और लगभग 85 मिलें उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद हैं। इसके पीछे कारण है कि उपजाऊ जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का कारण गन्ना, और गन्ना की वजह है कि पर्याप्त श्रमिक मिल जाते हैं, यहाँ पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं, बाजार है, आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अब उत्तर प्रदेश में ही कुछ जो क्षेत्र हैं वो तराई क्षेत्र में आप देखेंगे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, रामपुर ये हैं मुख्यतः, और बहराइच, बिजनौर आदि क्षेत्र ये तराई के जो क्षेत्र हैं। ये यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है, इसलिए चीनी मिलें भी हैं। ऊपरी गंगा क्षेत्र में अभी ये क्षेत्र लेंगे हम। ऊपरी गंगा क्षेत्र में ये क्षेत्र जिसमें आप देख रहे हैं मुरादाबाद और बिजनौर
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, ये आप देख रहे हैं बुलंदशहर, ये जो क्षेत्र हैं मुजफ्फरपुर जो ऊपरी गंगा क्षेत्र में आते हैं, यहाँ की मृदा की सुगमता और उपजाऊपन क्षमता, बाजार की वृहत्तता आदि की वजह से चीनी मिलों की स्थापना यहाँ की गई है। उत्तर प्रदेश का जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मध्यवर्ती, इसमें भी आप कानपुर, मुरादाबाद, हरदोई, एटा, फैजाबाद मुख्य चीनी मिल के उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है और उसमें आप देखेंगे नासिक, मनमाड, पुणे, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, ये जो क्षेत्र है वो मुख्यतः महाराष्ट्र का और चीनी मिल उत्पादक क्षेत्र है। और अब महाराष्ट्र का स्थान और प्रथम हो गया है और उत्पादन में भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 135 चीनी की मिलें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो गन्ना पेराई की जो अवधि है वो जैसे उत्तर प्रदेश में और 120 दिन है, तो यहाँ महाराष्ट्र में लगभग 140 दिन है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री जलवायु की वजह से और तापमान में अधिक कमी नहीं आती है। साथ में ही गन्ने में सुक्रोज की मात्रा की अधिकता की वजह से भी और चीनी की प्राप्ति अधिक होती है। तीसरा एक महत्वपूर्ण जो स्टेट अब वर्तमान में उभर कर आया है वो है दक्षिण में। आप इस मानचित्र में देखेंगे कि दक्षिण में तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीनी मिलों की बढ़ोतरी या वृहत्तता का कारण इसके पीछे समुद्री जलवायु है। समुद्री जलवायु की वजह से और तमिलनाडु का जो गन्ना है उसमें रस की मात्रा अथवा सुक्रोज की मात्रा उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत अथवा मध्य भारत की तुलना में और तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। जैसे कि 8 से 10% उत्तर भारत के गन्ने में होती है, तो यहाँ पर 10 से 12% की मात्रा होती है। इन वजह से और दक्षिण भारत की तरफ चीनी मिलों की स्थापना में वृद्धि हुई है। साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि चीनी मिलों जो वर्तमान में दक्षिण भारत में स्थापित की जा रही हैं वो नवीन तकनीक वाली हैं और उत्तर प्रदेश में अथवा महाराष्ट्र में एक शुरुआत से ही गन्ने का चीनी का उत्पादन हो रहा था, इसलिए वहाँ प्राचीन तकनीक की और मशीन हैं। तो तमिलनाडु का और भारत के नक्शे पर चीनी मिल के रूप में और एक महत्वपूर्ण स्टेट के रूप में स्थापित होना निश्चित रूप से उसकी जलवायु और नवीन तकनीक का एक कारण है। इसके पीछे चौथे नंबर पर गुजरात ले सकते हैं और गुजरात में आप देखेंगे कि आप सूरत, अहमदाबाद और ये कुछ जो क्षेत्र हैं यहाँ, जिसमें जूनागढ़, राजकोट, जामनगर हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे कि कर्नाटक महाराष्ट्र से दक्षिण में और यहाँ पर आप कर्नाटक में धारियावाड़, हाजीपेट, मांड्या, मैसूर, ये कर्नाटक के ये चित्रदुर्ग, शिमोगा, बीजापुर, बेल्लारी, ये मुख्य चीनी उत्पादक मिले हैं। आंध्र प्रदेश में इसके बाद देखेंगे इधर पूरब के तट की तरफ आप कि संबलकोट, पीठापुर, गोदावरी, विजयवाड़ा, हैदराबाद जो वर्तमान में तेलंगाना में है, यहाँ पर मुख्यतः। अब इसके अतिरिक्त छोटी छोटी जो चीनी मिलें हैं वो जैसे राजस्थान में भी गंगानगर, उदयपुर और बूंदी में भी है, केशोरायपेटन में, जैसे आप भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये कुछ चीनी मिलें राजस्थान में भी हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में पानीपत, रोहतक इसमें है, पानीपत, रोहतक और जगाधरी, धुरी, अमृतसर, फगवाड़ा ये पंजाब में है और कुछ असम और मध्य प्रदेश के भी कुछ में हैं, इसमें मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी मिलें जो हैं वो भारत के हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में हैं अल्प मात्रा में, लेकिन कुछ विशिष्ट केंद्र हैं चीनी मिलों के। अब महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की चीनी मिलों में क्या अंतर है और किधर अधिक उत्पादन हो रहा है। तो दक्षिण भारत में जो वजह है वो गन्ने का जो प्रति हेक्टेयर है वो उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। उसके पीछे भी समुद्री जलवायु है कि दक्षिण भारत में और समुद्री जलवायु की वजह से तापमान अधिक ना तो बढ़ पाता है ना ही गिर पाता है, कम हो पाता है, इसलिए और गन्ने का जो उत्पादन प्रति हेक्टेयर है जिसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं वो उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त जो चीनी की प्राप्ति है, रस की मात्रा है, सुक्रोज की मात्रा है वो
दक्षिण भारत के गन्ने में लगभग 14 से 16% होती है, तो उत्तर भारत में 10 से 12% होती है। ये एक वजह है दक्षिण भारत की। इसके अतिरिक्त गन्ने को काटने के बाद जो पेराई की जो अवधि है वो भी उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक होती है, क्योंकि उत्तर भारत में शीत ऋतु की वजह से कार्य ठप भी हो जाता है आदि। इसके अतिरिक्त अधिकतम जो चीनी मिलें हैं दक्षिण भारत में वो सहकारी कोऑपरेटिव क्षेत्र में हैं, और उत्तर भारत में जो हैं वो निजी क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक हैं। और एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है कि उत्तर भारत का जो चीनी मिल है वो बहुत पुरानी है, इसलिए उसमें पुरानी तकनीक है, परंपरागत तकनीक है। और दक्षिण भारत में और जैसे तमिलनाडु स्टेट में और नवीन उद्योग के रूप में ये उभर कर आया है, तो नवीन तकनीक यहाँ पर इस्तेमाल की गई, नई मशीनें हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप के उत्तर भारत के और अधिक चीनी की प्राप्ति होती है। आज हम देखते हैं विश्व संदर्भ में कि चीनी के उत्पादन के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में भारत का विश्व भर में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि भारत की जो घरेलू खपत है वो तुलनात्मक रूप से अन्य देशों के बड़ी है, इस वजह से जो निर्यात है वो पूर्व के वर्षों या दशकों की तुलना में कम हुआ है। फिर भी भारत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है चीनी उत्पादन में और निर्यात में। लेकिन कुछ समस्याएं जो वर्तमान में चीनी मिल के संदर्भ में या चीनी उत्पादन के संदर्भ में या चीनी व्यापार के संदर्भ में जो हमें देखने को मिल रही हैं, उसमें कुछ प्रमुख हैं, जिनमें कि चीनी का जो अधिकतम उपयोग है वो गुड़ खांडसारी निर्माण में ही अधिक हो रहा है। तो चीनी के अतिरिक्त जो है या तो गुड़ बनाया जाता है या खांडसारी अन्य, तो इस प्रकार अन्य उपयोगों में प्राय कम ली जाती है चीनी। इसके अतिरिक्त विश्व संदर्भ में हम देखें कि जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, वो अन्य देशों की तुलना में, चाहे वो हवाई द्वीप हो, चाहे कैरेबियन द्वीप या क्यूबा नामक देश हो या ब्राज़ील आदि हो, उनकी तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। इसके अतिरिक्त जो पेराई के दिनों की संख्या है वो भी कम है। जैसे हम देखते हैं हवाई द्वीप आदि में वहाँ लगभग 200 दिन से अधिक होती है, जबकि उत्तर भारत में 120 और दक्षिण भारत में 140 दिन के आसपास होती है। इसके अतिरिक्त अधिक कर भार या टैक्सेस सिस्टम ऐसा है कि यहाँ टैक्स बहुत अधिक लगता है, और विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारतीय गन्ने में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। और पुरानी तकनीक आधारित ये इंडस्ट्री है, तो अब हम ये प्रयास कर सकते हैं या एक अपेक्षा रख सकते हैं सरकारों से कि इस दिशा में कुछ नवीन तकनीकी के बंदोबस्त कराया जाए, कुछ सब्सिडी प्रदान की जाए किसानों को, और अथवा चीनी उद्योग के मालिकों को सस्ते टैक्सेज या टैक्स से छूट, ताकि चीनी के उत्पादन में भारत पुनः और नंबर 1 की पोजीशन पर पहुँचे। धन्यवाद।